हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, पिछले वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के पार्ट 1 में स्वरोतक ज्ञात कर चुके थे। आज यह हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 है और हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 में हम जानेंगे व्यंजनों को। तो चलो आइए व्यंजनों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये वीडियो देखने से पहले आप हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 जो अपलोड किया गया है उसे जाकर जरूर देखें, तभी आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आप वह वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक के माध्यम से जरूर देखोगे। चलो आइए देखते हैं व्यंजनों को। तो यहाँ पर आप सभी के सामने है, बताइए क्या है। हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 में हम जान रहे हैं किसको बताए, व्यंजन को। व्यंजन इसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये व्यंजन क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, इन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा ही है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। किसकी बताए तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण आपके व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, यानी कि प्रत्येक जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजन में कौन सा स्वर मिला होता बताए तो आपका अ। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं तो अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। किसके बिना बताए, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। यानी कि हम कोई सा भी व्यंजन वर्ण बोलते हैं तो वहां पर अ वर्ण आ ही जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं क्या, म, क्या बोलते हैं, म। तो म में क्या मिला हो आपका अ, यानी कि लास्ट में उच्चारण किसका निकलता है, अ का। ठीक है, कोई सा भी व्यंजन वर्ण होता है वहां पर कौन सा स्वर छुपा रहता है, आपका अ स्वर छुपा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर जानने का प्रयास करते हैं। तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। यानी कि मुख्य रूप से जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन इसमें दो द्विगुणन, क्या बताए, इसमें दो द्विगुणन ये यहाँ पर ना आएगा। दो द्विगुणन व्यंजन यानी कि आपका ड़ और आपका ड़, यानी कि ये दोनों अलग अलग ड़ है बताए। ठीक है, जब हम पढ़ाई लिखते हैं बताइए तो पढ़ाई में हम कौन से ड़ का यूज करते हैं बताइए, इस वाले ड़ का यूज करते हैं। जबकि यदि हम लड़की लिखते हैं, क्या बताए, लड़की लिखते हैं तो लड़की में हम इस ड़ का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों की दोनों कैसे व्यंजन है बताए, द्विगुणन व्यंजन है। यदि इनको भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है बताए, 35। अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि सर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वह किसके ऊपर निर्भर करती है बताए, ऑप्शन यानी कि विकल्पों के ऊपर निर्भर करता है कि विकल्प में 33 है या विकल्प में 35 है। तो आप इसमें कभी मत होइएगा। ठीक है, आगे की ओर हम देखते हैं बताइए। ठीक है, अब आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हम सबसे पहला जानेंगे क्या बताए, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को जानते हैं तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से, क्या बताए, हवा फेफड़ों से होते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ का स्पर्श करते हुए निकले। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा क्या करती है बताइए, वह फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ का स्पर्श करते हुए निकले। तो ऐसे यानी कि व्यंजनों को हम क्या कह सकते हैं बताइए, स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं बताए। तो यहाँ पर हमने सभी को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। मतलब कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, ओठ क्या है, इन सभी को अगर देखते हैं तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है, ये वाला, देखिए ये क्या कहलाता है आपका कंठ। कंठ के बाद अगर आप देखते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बताइए, है ना, यहाँ पर बात किसके आते हैं बताइए, तालु की। ठीक है, किसकी बताइए, तालु की। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है आपका, तालु कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि देखा जाए आप कहेंगे सर मूर्धा, तो मूर्धा भी इसी से थोड़ा सा आगे की ओर देता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं बताए आप दंते। तो ये जो दांत वाला भाग अपने की, जब कोई से व्यंजन अपन बोलते हैं और बोलते समय आपस में दांत टकराते हैं या फिर जीभ जो है दांत से जाकर टकराती है तो उसे दंते वर्ण कहते हैं। और ओठ क्या बताए, तो जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे दोनों ओठ आपस में टकराते हैं तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं या ओठ कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या बताए, ओष्ठ। आप इस डायग्राम को अच्छे ध्यान से देखिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा।
यानी कि आगे हमने लिखा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग निम्न हैं। यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन वर्ग जो बांटे गए हैं वो निम्न है। जैसे आपका क वर्ग हुआ, तो क वर्ग से कौन सा नहीं कि देखा जाए तो ये क वर्ग जो है कहाँ से निकलते हैं बताए तो कंठे से। च वर्ग कहाँ से निकलते हैं बताए तो तालव्य से। ट वर्ग कहाँ से निकलते हैं बताए मूर्धन्य से। और त वर्ग में जितने भी वर्ण रहेंगे वो दंत से, और प वर्ग में जितने भी वर्ण रहेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, ओष्ठ से। ठीक है, तो स्पष्ट है, क्या बताए, स्पष्ट है कि स्पर्श पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम, यानी कि जब हम पीछे से आगे की ओर जाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, कंठ आएगा, उसके बाद तालु आएगा, उसके बाद मूर्धा आएगा, उसके बाद दंत आएगा और फिर ओष्ठ आएगा। अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ बाद में है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, कि कभी प्रश्न जब आ जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन को क्रम से जमाइए, तो पहले आपका ये आएगा क वर्ग में कंठ, उसके बाद क्या आएगा आपका तालव्य, फिर बाद में मूर्धन्य, उसके बाद दंत और फिर आपका ये ओष्ठ है। ठीक है, तो आप इसको चूज करके देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर देखने का प्रयास करते हैं। बताए तो यह एक टेबल है और स्पर्श व्यंजन को समझने के लिए ये टेबल बहुत ही अच्छे से तैयार की गई है और मुझे उम्मीद है कि ये टेबल भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पर हम अलग अलग भागों में डिवाइड करें। पहले अपन वर्ग से क्या आएगा बताया, पहले आपका वर्ग है, उच्चारण स्थान है, आघोष अल्प प्राण है, आघोष महाप्राण है, सघोष अल्प प्राण है, सघोष महाप्राण है और सघोष अल्प प्राण नासिक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, इन सभी को पहले आप सभी को समझ लेना चाहिए। और जहाँ तक मैंने जब आप लोगों को स्वरों को पढ़ाया था बताया, तो स्वर को पढ़ाते हुए मैंने अघोष को तो अच्छे से समझा दिया था, लेकिन किसी कारण वन सन के आप उसको नहीं देख पाए, तो मैं अभी भी इन अघोष को समझा देता हूँ बताए। ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा ये अघोष और दूसरा आपका सघोष। ठीक है, तो अघोष क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, यानी कि जिन ध्वनि के उच्चारण में क्या बताइए, जिन अव्यंजन या स्वर कोई से भी वर्ण जब आप बोलते हैं तो बोलते वक्त क्या बताए कंपन नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। जबकि अगर कंपन न होता है तो उसे हम सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है, आपका अघोष कहलाता है। जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है बताइए, तो आपका सघोष कहलाता है। ठीक है, तो इनको हम पहले से ही समझा चुके थे बताए, लेकिन अभी भी बात आ गई थी बताए, तो अभी भी समझाना मुझे ठीक लगा था, इसलिए अभी भी मैंने आप सभी को समझा दिया है। ठीक है, तो देखेंगे अभी यहाँ पर इस टेबल को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अघोष की तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, अघोष की बात हो गई और दूसरा सघोष की बात हो गई है। अब बात यहाँ पर किसकी बचती है बताए, तो बात यहाँ पर अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण की बची हुई। तो चलो ठीक है, मैं आपको पहले अल्प प्राण और महाप्राण के ऊपर ले चलता हूँ। तो ये आपका एक अल्प प्राण है बताइए और ये महाप्राण है। ठीक है, तो अल्प प्राण के बारे में क्या लिखा हुआ है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले। क्या बोला गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम मुंह से कम हवा निकले उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण। जबकि जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले उसे क्या कहेंगे बताएं, महाप्राण। ठीक है, तो जिन व्यंजनों को हम बोलते हैं और बोलते वक्त उच्चारण में कभी कम हवा निकले बताइए तो उसे अल्प प्राण कहेंगे, लेकिन यदि ज्यादा हवा निकलेगी बताइए तो उसे महाप्राण कहेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का क्या बताइए, यहाँ पर जैसे कहा गया है और क्या कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या बताइए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण। जबकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण और आपका दूसरा और चौथा आपका क्या बताए, महाप्राण। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की ओर अब हम चलते हैं किसके ऊपर बताए, टेबल के ऊपर, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आप सभी को समझा दिया है। अल्प प्राण के बारे में समझा दिया है, महाप्राण के बारे में समझा दिया है, अघोष के बारे में समझा दिया है, सघोष के बारे में बता दिया है। तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बताए, ठीक है, कि प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और दूसरा आपका क्या था बताइए, अघोष था। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या था बताइए, आपका सघोष था। उसके बाद जब हमने देखा किसको बताइए, अल्प प्राण और महाप्राण को बताइए, तो अल्प प्राण किसे कह रहे थे बताइए, कौन सा वर्ग आ रहा था बताइए, तो प्रत्येक वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है बताइए, आपका अल्प प्राण कहला रहा था, ठीक है। जबकि यानी कि दूसरा क्या बताए आपका, ये दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहला रहा था, आपका महाप्राण, ठीक है। तो यहाँ पर सभी अलग अलग भागों में हमने डिवाइड कर रखा है बताए, ठीक है। तो इस टेबल को मैं समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है। ये आपका वर्ग है, मतलब जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग ये वाला है, और ये आपका उच्चारण स्थान है, ठीक है, मतलब जहाँ से उनका उच्चारण होता है, और ये अघोष महाप्राण है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष अल्प प्राण है, सघोष महाप्राण है, ऐसे प्रश्न आते हैं। व्यंजन को अच्छे से पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट लगाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि उस टेस्ट में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ही आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क है, क वर्ग की जब बात कर ले, किसकी बात कर ले, क वर्ग की बात कर ले, तो क वर्ग में ख आपका अघोष महाप्राण है, ग आपका सघोष अल्प प्राण है, और ये घ आपका क्या बताए, सघोष महाप्राण है, और अंग आपका क्या बताए, सघोष अल्प प्राण नासिक्य है, ठीक है। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, आपका नासिक्य क्या कहलाता है बताइए, नासिक्य। तो ये टेबल आप अच्छे से देख लीजिएगा, और कभी आप चाहो बताए पेन कॉपी तो साथ में लेकर बैठे ही होंगे, और कभी पेन कॉपी साथ में नहीं है तो आप इस टेबल के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बताइए, ठीक है, क्या देख लिया अभी आप लोगों ने जो देखा है, और क्या देखा है बताइए, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को अच्छे से देख लिया है, ये व्यंजनों के वर्गीकरण में आपने पहला देख लिया है। अब दूसरा जो आप देखने जा रहे हैं वो किसको देखने जा रहे हैं बताइए, तो दूसरा व्यंजन के वर्गीकरण में हम देख रहे हैं किसको बताए, अंतस्थ व्यंजन को। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है, इसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बताए तो जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, क्या बताइए, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है, यानी कि जिनको हम बोलते हैं तो कभी स्वर भी लगते हैं और कभी व्यंजन भी लगते हैं, तो इन्हें अपन क्या कह सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं। चलो जानते हैं अंतस्थ व्यंजन को और अच्छे विस्तार से, ठीक है। बताइए तो अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है आपके बताइए, य र ल व, ठीक है, क्या बताइए आपका य र ल व, है ना, और ये बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये य र ल और ये आपका व है, क्या है बताइए, यहाँ पर आपका व है, तो इसे आप क्या माने बताइए, इसे आप यन मानते हुए इसे आप क्या मानेंगे, व, ठीक है। तो यहाँ पर य र ल व ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बताए, आपके अंतस्थ व्यंजन के बारे में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह कौन से बताते हैं, तालव्य वर्ग में आएगा, और र आपका वत्स, और ल भी आपका वत्स, और ये वो आपका किस में आएगा, दंतस्थ में आएगा, दंतस्थ आप बोल सकते हैं जिस, है ना। और उच्चारण स्थान की बात कर ले तो ये जो है बताए, ठीक है, क्या बताए आपका ये का उच्चारण स्थान क्या है बताए, तो तालु, और र का उच्चारण स्थान क्या है बताए, तो दंतमूल या मसूड़ा, और ल का उच्चारण स्थान क्या है बताए, तो दंतमूल और मसूड़ाई, और यह इस व का उच्चारण स्थान क्या है बताए, तो निचला ओठ और आपके ऊपर के दांत। जब भी आप व बोलते हो, क्या बोलते हो व, तो आपके नीचे के ओर जाकर टकराते हैं किसके बताए, ऊपर वाले दांत से, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन और जितने भी ये अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत बताए, तो आपके सघोष अल्प प्राण में आते हैं। किसमें आते बताए, सघोष अल्प प्राण में आते हैं। यहाँ पर नोट करके हमने एक दो बातें लिख रखी है, वो क्या है बताए, तो पहला नोट करके हमने लिखा है कि जो य है और दूसरा आपका व है, ये कैसे होते हैं, आपके अर्धस्वर होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो कभी स्वर लगते हैं तो कभी व्यंजन लगते हैं। दूसरा र की बात कर ले तो र एक लुंठित व्यंजन है, कैसा बताया आपका, लुंठित व्यंजन है, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, मतलब जिन व्यंजनों को हम बोलते हैं तो जीभ क्या करती है, ऊपर तालु से लुढ़कते हुए स्पर्श करती है। तो हम र, जब भी आप र बोलेंगे ना बताइए, तो थोड़ा सा बोल कर देखिएगा, ऊपर तालु से जीभ क्या करेगी बताइए, तो स्पर्श करेगी। उसके बाद ल की बात कर ले तो ल एक पार्श्विक अन्न की व्यंजन है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व व अन्न के बगल से निकले। जब भी आप ल बोल के देखेंगे तो ल में दोनों जीभ के आइट साइड दोनों से क्या निकलेगी बताइए, हवा निकलेगी। तो ल कैसा एक पार्श्विक व्यंजन है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की ओर देखने का प्रयास करेंगे बताए, ठीक है। ये आप अंतस्थ व्यंजन तक देख चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद अगला आपको क्या बताए, ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन है। अब उसमें हम संघर्ष व्यंजन देखते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है मुख से किसी भी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म या संघर्ष व्यंजन कहते हैं। अब उसमें हम संघर्ष व्यंजन के
उसमें हम संघर्ष व्यंजन में वर्ण कौन कौन से आते हैं, तो उसमें हम संघर्ष व्यंजन में आपका स, वर, ये सब किस में आते हैं बताया, तो आपका उसमें हम संघर्ष व्यंजन में आते हैं। तो इनको भी एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बताइए इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनको भी समझेंगे बताइए। तो ये जो स है बताइए इसका वर्ग, ये कौन सा वर्ग में आता है, आपका तालव्य, स मूर्धन्य में, और स आपका आने के देखा है वर्तर्य में, और हा आपका स्वर यंत्र में। अब बात यदि कर ले बताइए क्या इनके उच्चारण स्थान की, तो ये जो शक्कर का स है बताइए, इस शक्कर का स का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, तालु। षटकोण का स का उच्चारण स्थान मूर्धा, और सरस्वती का स का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा। जबकि ह का ये उच्चारण स्थान क्या है बताइए, स्वर यंत्र। ये स्वर यंत्र कहाँ है बताए, तो कंठ के भीतर स्थित होता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपने अच्छे से समझा होगा। अब आपका ये जो स ठीक है, शक्कर का स, षटकोण का स, और आपका सरस्वती का स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपकी बताइए, अघोष महापुराण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बताइए, अघोष महापुराण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और आगे जो देख रहे हैं बताया आप ह, ये ह का आने की देखिए किसके अंतर्गत आता है, आपको सघोष महापुराण के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, सघोष महापुराण के अंतर्गत आता है। अगला क्या है आपका उच्चित यानी कि देखा व्यंजन है, जिसमें आपका ड़ और दूसरा आपका ये ड़ आता है। ठीक है, इसे द्विगुणन व्यंजन के साथ साथ आप उच्चित व्यंजन भी बोल सकते हैं। तो उच्चित व्यंजन क्या है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे गिरे। जब भी आप ड़ बोलते तो बोल के देखिएगा, जीभ क्या करेगी बताए, ऊपर मूर्धा से स्पर्श करेगी, मूर्धा से स्पर्श करेगी और झटके के साथ फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन को आप क्या कह सकते हैं बताए, उच्चित व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, बताइए द्विगुणन व्यंजन है। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं, तो नोट करके हमने एक दो बातें लिख रखी, जैसे ये जो ड़ और ए ड़ है, ठीक है, इनके बारे में ये यानी कि आपका उच्चित व्यंजन ये हिंदी की विकसित व्यंजन है। ठीक है, ये संस्कृत में नहीं थे, मतलब इनको बाद में जोड़ा गया है, ये संस्कृत में नहीं थे। ल की बात कर ले तो ये मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, और एक ऐसा बताए तो आपका सघोष अल्प प्राण है। जबकि इस ड़ की बात कर ले तो ये भी मूर्धन्य है, लेकिन ये सघोष महाप्राण है। ठीक है, ये वाला ड़ आपका सघोष अल्प प्राण है, जबकि ये वाला ड़ आपका आने के देखा है सघोष महाप्राण है। तो इसमें अयोग वाह व्यंजन में आपका एक तो अनुस्वार है और दूसरा आपका विसर्ग है। ये अनुस्वार है, ये इस प्रकार से लाइन खिंची हुई रहती है और ऊपर की ओर जो बिंदी होती है बताइए आपका अनुस्वार कहलाता है। जबकि यानी कि देखा इस प्रकार से दोनों बिंदियां लगी रहती है, ये क्या आपका विसर्ग, यानी कि जिसे आप लोग क्या बोलते हो आम, और क्या बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला आपका अनुस्वार है और ये आपका विसर्ग है। ठीक है, समझ गए होंगे आप यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे की ओर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है बताइए, इसको अच्छे से समझते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार को हम शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुस्वार क्या बोल सकते हैं हम, शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कह सकते हैं। जबकि विसर्ग, ये वाला जो विसर्ग है, इसे हम पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कह सकते हैं। परंपरागत रूप से अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, मतलब किन के साथ रखा जाता है, स्वरों के साथ रखा जाता है। यानी कि हम जब आम लिखते हैं, आम आह लिखते हैं बताए, तो ये किसके साथ रखते हैं बताए, तो स्वरों के साथ रखते हैं। किंतु स्वर ध्वनियां नहीं है, एक किसी ध्वनियां नहीं बताई, स्वर ध्वनियां नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों की उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। मतलब ये स्वर की ध्वनियां नहीं है, क्योंकि स्वर क्या होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अम बोलते हैं तो आपस में दोनों ओठ टकराते हैं, और अह बोलते तो घर्षण के साथ मिलता है बताए, तो ये स्वर ध्वनियां नहीं है, कैसी ध्वनियां नहीं बताई, यह स्वर ध्वनियां नहीं है। आगे की ओर देखते हैं बताए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि वर्णमाला का पार्ट 2 में व्यंजन भी आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो व्यंजन को तो आप समझ ही लिया है, लेकिन स्वरों को समझने के लिए आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक के माध्यम से आप स्वरों को भी अच्छे से समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।